friends, myself Kedar Badeka, and today I am taking the lecture of material science and metallurgy. So, in the previous series of the lecture, we try to discuss about the various things about the crystal directions and crystal planes with the Miller-Indus principles, right? So, in today's lecture, we can move forwards with the another new variants in the crystal structures and the crystal imperfections, which is the polymorphisms and the allotropy. So, these two terms, polymorphisms and allotropies, are normally asked in the questions papers of the GTU as a one mark definitions, or I think maybe many of the times they are also asked in these two definitions in the 3 marks also. So this is the one of the most important short questions of this chapter, which is define the terms polymorphisms and the allotropy. So we can try to understand about these two different two terminologies of the polymorphisms and the allotropy. Sorry. So many elements or the compounds exist in more than one crystallines form under different conditions of the temperatures and the pressures. This phenomenon which is termed as a polymorphisms. यानी इसको मैं और आसान लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो पोलीमॉर्फिज्म किसको बोलते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं और काफ़ी सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो एक और एक से ज़्यादा जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स के अंदर डिफरेंट कंडीशंस में, राइट, डिफरेंट कंडीशंस ऑफ द टेम्परेचर्स एंड द प्रेशर्स इसके अंदर जो है वो हमें मिलते हैं. यानी इस पूरी प्रोसेस को, फेनोमेनन्स को जो है वो पोलीमॉर्फिज्म्स बोलते हैं. यानी और एक बार हम लोग रिपीट कर रहे हैं, काफ़ी सारे ऐसे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो डिफरेंट कंडीशंस के अंदर एक और एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन के अंदर डिफरेंट कंडीशंस ऑफ द टेम्परेचर्स और प्रेशर के साथ जो हमें मिलते हैं, उस कंडीशन को, उस फेनोमेनन को हम लोग पोलीमॉर्फिज्म से पहचाने जाते हैं. नाउ इफ द मटेरियल इज एन एलिमेंटल सॉलिड, अब उस कंडीशंस के अंदर जो मटेरियल अपना रहता है वो एक एलिमेंटल सॉलिड मटेरियल है, देन इट इज कॉल्ड एज ए एलोट्रोपी. इफ द मटेरियल इज एन एलिमेंटल सॉलिड, जो बेसिकली उसका एलिमेंटल सॉलिड एलिमेंटल्स है, राइट, then in that condition which is known as a allotropy, right? So we take one of the example which is the iron and zinc, which coordination number is 26, which is melted or which has become as a liquid which is about the 1539 degree centigrade. Now उसका जो डेल्टा आयन जो रहता है, जो आईसी डायग्राम जो हमने पहले एक बार हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के ड्यूरिंग द जो हमने पढ़ा था, तो उसके अंदर जो है वो डेल्टा आयन्स, राइट, वो बीसीसी उसका जो स्ट्रक्चर जो है हमें मिलता है वो 1394 से लेके 1539 सेल्सियस तक उसका जो स्ट्रक्चर रहता है डेल्टा आयन के अंदर वो बीसीसी स्ट्रक्चर रहता है, राइट. अब उसके बाद गामा आयन, उसके अंदर गामा आयन का जो टेम्परेचर रेंज है वो 912 से ले से 1394 तक है. अब उस ड्यूरेशंस के अंदर जो है वो गामा आयन जो है वो एफसीसी स्ट्रक्चर के साथ हमें मिलते हैं. और लास्ट विच इज़ दी अल्फा आयन, राइट. अब उसका जो रेंज है विच इज़ -273 डिग्री सेल्सियस टू 912 डिग्री सेल्सियस, विच हैज़ ए बीसीसी स्ट्रक्चर. सो अब ये चीज़ आप समझिए, ये पोलीमॉर्फिज्म का जो है वो एक बेहतरीन एग्जांपल है. इसके अंदर एक एलिमेंट यानी एक कंपाउंड्स जो एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन, एक और एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के साथ डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन के में मिले. यानी आप देख लीजिए ये जो आयन जिंक कॉम्बिनेशंस हैं तो वो हमें डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशंस के ऊपर, राइट, आप 3 डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशंस हैं उसके अंदर
अलग अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म्स के अंदर अलग अलग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के साथ हमें मिल रहा है, राइट। एक बार एफसीसी है, एक बार 2 बार बीसीसी है, तो अलग अलग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से हमें मिल रहे हैं। तो उस एक पूरा वो प्रोसेस और पूरा फेनोमेनन्स को जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म से जाना जाता है। द अनदर एग्जाम्पल ऑफ द एलोट्रोपी इज द कार्बन। अब एलोट्रोपी अगर समझना है तो हमें पहले जो है वो कार्बन समझना पड़ेगा। अब कैसे? सो ए प्योर सॉलिड कार्बन विच इज अकर इन द 3 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। जो एक प्योर सॉलिड कार्बन रहता है ना, वो उसकी जो है वो बेसिकली 3 क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, डायमंड्स, ग्रेफाइट्स एंड लार्ज हेलो फेरनेस, right? So two kinds of the fullerenes are shown there. So the Buckminster fullerenes, that is a buckable, and the carbon nanotubes. तो एक आप देख लीजिए, ये यहाँ पे आपका एक डायमंड स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा है, एक ग्रेफाइट स्ट्रक्चर मिल आपको दिख रहा है। यानी वो जो है वो बेसिकली जो मटेरियल है ना, वो उसके जो एटम्स है वो बेसिकली जो है वो सॉलिड कंडीशंस में ही रहता है, एलिमेंटल सॉलिड मटेरियल्स है। जैसे डायमंड हो गया आपका, ग्रेफाइट हो गया, उस वो बेसिकली एलिमेंटल सॉलिड ही टर्म्स में ही उसके क्रिस्टल्स होते हैं। इसलिए ऐसी कंडीशंस को जो है वो हम लोग एलोट्रोपी के नाम से जो है वो पहचानते हैं, राइट। नेक्स्ट टू थिंग्स विच इज़ द कंपेरिजन्स ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द डायमंड्स एंड ग्रेफाइट्स। आप यहाँ पे इसका कंपेरिजन्स करेंगे तो कंपेरिजन्स के अंदर आपको पता चलेगा कि उसकी डेंसिटी जो है वो ग्रेफाइट से ज़्यादा है डायमंड्स की। हार्डनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है डायमंड जो है वो। उसका मेल्टिंग पॉइंट भी आप मोरलेस देखिए, जो केल्विन के अंदर जो है वो 4100 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है, 4100 डिग्री केल्विन के आसपास है। एक जो है ग्रेफाइट जो है वो शाइनी ब्लैक है, जबकि डायमंड जो है वो विच इज़ वन टाइप ऑफ द कलरलेस ट्रांसपेरेंट मटेरियल, उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटीज़, राइट। सो इसका हमने कंपेरिजन किया था। अब क्रिस्टलोग्राफिक जो प्लेन्स और डायरेक्शंस है, जो हमने ये चीज़ जो है वो डिस्कस की थी। एक आपके पास सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर्स है, उसके अंदर हमने Z 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो डेवलप की, X, Y एंड Z। और X, Y, Z कोऑर्डिनेशंस के अंदर आप देख लीजिए, X विच इज़ द 1 0 0, Y विच इज़ द 0 1 0, Z विच इज़ द 0 0 1। अब उसके साथ जो उसकी एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर्स का जो एक स्ट्रक्चर्स रहता है, उसके अंदर उसको कैसे डेजिग्नेट कर सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई गई है। एटम्स पोजिशंस इन द क्यूबिक यूनिट सेल, एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स है, उसके अंदर जो है वो उसकी एटॉमिक अरेंजमेंट के हिसाब से इसके कोऑर्डिनेशन पॉइंट जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट होते हैं। ये आपका बेहतरीन एग्जांपल यहाँ पे आपको दिए गए हैं। ये आप फिगर को एक बार आराम से देखिएगा। आप इसके ऊपर इसके हाफ कोऑर्डिनेट्स और कोऑर्डिनेट्स लेके कैलकुलेट करेगा तो ये चीज़ आपको एकदम आसान से जो है वो समझ में आ जाती है, राइट। आप बेस पॉइंट जो है वो आपको जो एकदम न्यूट्रल पॉइंट है, वो ब्लू वाला जो डॉट है, वहाँ से आपको जो बीच में नहीं है, राइट, बीच वाला ब्लू पॉइंट नहीं है, जो पोजीशंस के ऊपर लिया गया है, उस पॉइंट को आपको लेके कैलकुलेट करके आपको वहाँ पे कैलकुलेट करना है, राइट। सो ये चीज़ हमें देखनी थी। ये दिस इज़ दी अनदर एग्जांपल ऑफ दी वन ऑफ द बेसिक क्यूबिक स्ट्रक्चर्स। और इसमें किस तरीके से जो है वो चीज़ जो है वो कैलकुलेट होती है, ये चीज़ हमने कल भी थोड़ा रिवाइज किया था। तो आज अब इसके बाद जो हमें टॉपिक जो है वो ये 2 डेफिनेशंस जो मैंने आपको डिस्कस की है, वो आज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके पास ये कंटेंट रहेगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द पोलीमॉर्फिज्म्स एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द एलोट्रोपीज, राइट। ये चीज़ आपको, क्योंकि ये जो है ना वो टर्म्स जो है वो काफ़ी मेटलर्जिकल टर्म्स हैं, आपको इसको एक बार 2-3 बार, मैं तो बोलता हूँ कि 2-3 बार आप इसको डेफिनेशंस को एक बार
समझने की कोशिश करिए, फिर 2-3 बार उसको रटने की कोशिश करिए, तो फिर आपके माइंड में, आप कभी भी आपको मैं पूछूं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द पोलीमॉर्फिज्म्स, तो ये चीज़ आपको समझ में आ सकती है। नाउ इसके साथ अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है, दैट इज़ द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स एंड द क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टीज़। इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, क्या स्ट्रक्चर्स रहते हैं, वो चीज़ हमें डिस्कस आज करनी है। जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल्स होती है, जैसे आपकी हार्डनेस हो गई, टफनेस हो गई, ब्रिटलनेस हो गई, स्ट्रेंथ हो गई, स्टिफनेस हो गई, स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, राइट, कंप्रेसिबिलिटीज हो गई, राइट, इलास्टिसिटी हो गई, प्लास्टिसिटी हो गई, दैट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल। अब हमें यहाँ पे जो चीज़ डिस्कस करनी है, वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल्स जो है विथ ई रिस्पेक्टिव्स टू दी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स, विथ दी रिस्पेक्टिव्स टू दी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के हिसाब से जो है उसके अंदर जो है वो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमें चेंजेस दिख रहे हैं। और बेसिकली ये रिलेशन हमें समझना है कि स्ट्रक्चर का प्रॉपर्टीज़ के साथ बेसिक रिलेशनशिप क्या है। तो बेसिकली जो प्रॉपर्टीज विच इज डिस्क्राइब्स इन दी और कैरेक्टराइज इन द टू टाइप्स विच इज़ दी स्ट्रक्चरल सेंसिटिविटी एंड स्ट्रक्चरल इनसेंसिटिविटी। यहाँ पे अब हम जो प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं वो किस रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो जो प्रॉपर्टीज़ है वो विथ वी आर डिस्कस विथ रिस्पेक्ट टू दी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज, राइट। ये इसके जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स जो है उसकी प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो वो दो टाइप की प्रॉपर्टीज रहती है, स्ट्रक्चर सेंसिटिविटी एंड स्ट्रक्चर इनसेंसिटिविटी। और इसके अंदर जो है वो बेसिकली अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो एग्जांपल के अंदर जो है वो स्ट्रक्चर सेंसिटिविटी के अंदर बेसिकली दो एग्जांपल्स रहते हैं, यील्ड स्ट्रेस और फ्रैक्चर टफनेस। ये जो है वो सेंसिटिव, यानी आप उसको सेंस कर सकते हैं, स्ट्रेस को जो है वो आप सेंस कर सकते हैं, टफनेस जो है उसको सेंस कर सकते हैं, उसको आप सेंस कर सकते हैं, राइट। अब इन सेंसिटिविटी के अंदर आ जाएगा उसकी डेंसिटी और इलास्टिक मॉड्यूलस, जो आप उसको सेंस नहीं कर सकते, पर बेसिकली उसकी क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टीज जो है जो उसके अंदर है पर इनसेंसिटिव फॉर्म्स के अंदर है। तो ये जो दो प्रॉपर्टीज के एग्जांपल है, दैट इज द डेंसिटीज एंड द इलास्टिक मॉड्यूलस एंड द स्ट्रक्चरल। इसका जो स्ट्रक्चर्स रहता है उसका बेसिक रिलेशनशिप जाता है उसके माइक्रो स्ट्रक्चर्स के साथ। अब वहाँ पे आप माइक्रो स्ट्रक्चर से आप ये इसकी प्रॉपर्टीज़ को आप एलेबरेट कर सकते हो, राइट। अब what determines the properties cannot just go with the compositions. A few 10 seconds of the ppm of the oxygens in the coppers can degrade its conductivities, cannot just be the amount of the phase presence. A small amount of the cementite along the grain boundaries can cause the materials to have a poor impactiveness. Cannot just be the distributions of the phases. The dislocations can severely weaken the crystals. And the cannot just be the defect structures in the phase presence. The presence of the surface compressiveness stress टफन्स दी ग्लास। अब ये चीज़ आपको मैंने एक बार पढ़ के बताई, अब इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि इस प्रॉपर्टीज़ जो है वो कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे एक 10 सेकंड के लिए मैं एक एग्जांपल, कंपोजिशंस के अंदर चेंजेस करने से प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या चेंजेस हो सकते हैं, राइट। अब इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको 10 सेकंड्स के लिए, राइट, 10 सेकेंड्स ऑफ द पीपीएम जो है वो ऑक्सीजन, 10 सेकेंड्स पीपीएम ऑक्सीजन जो है वो कॉपर के साथ जो उसको डिग्रेड उसके साथ मिक्स करना है, तब उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो उसकी कंडक्टिविटी, कॉपर जो है वो पहचाना जाता है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज़ के अंदर। अब उस कंडीशंस के अंदर आपको प्रॉपर्टीज़ के अंदर, राइट, अगर चेंजेस देखने हैं तो अगर आप कॉपर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको डिग्रेड्स करेंगे, उसका कम करेंगे 10 सेकेंड के लिए, उसका 10 ppm जो उसको कम करेंगे, तो फिर उसकी डायरेक्ट रिलेशनशिप उसकी उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है उसकी कंडक्टिविटीज़ है उसके ऊपर आपको यहाँ पे दिखेगा।
द सेकेंड विच इज़ द फेज प्रेजेंस। अब मैं एक स्मॉल अमाउंट की बात कर रहा हूँ कि आप एक फेज है अपने पास, राइट, विच इज़ दी सीमेंटेड फेज। अब ये जो सीमेंटेड फेज है कार्बन के अंदर, वो जैसे ही ग्रेन बाउंड्री के साथ, राइट, जो ग्रेन्स रहता है, एक ग्रेन दूसरे ग्रेन के साथ एटम, एक ग्रेन जो है वो दूसरे ग्रेन के साथ जो है वो ज्वाइन होने की कोशिश करता है, राइट। अब अ, वो जॉइंट हुआ होता है। ऐसे सारे जो ग्रेन्स है वो एक के साथ जो है वो मिक्स होते रहते हैं, और पूरा जो है वो एक ग्रेन स्ट्रक्चर जो है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। अब जो एक एटम दूसरे एटम के साथ जहाँ से जुड़ा है, उस ग्रेन बाउंड्रीज के ऊपर अगर ए स्मॉल अमाउंट ऑफ द सीमेंटेड जो है वो अगर डायरेक्टली उसके साथ रिलेट करेगा, राइट, तो फिर क्या होगा, उस मटेरियल्स की जो इम्पैक्ट टफनेस होती है, टफनेस, राइट, अगर आप उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करें तो वो उसको सस्टेन करना चाहिए, राइट, उसकी टफनेस जो है वो वीक हो जाएगी, पुअर हो जाएगी, विच इज़ ओनली ड्यू टू द cemented phase relationship with the grain boundaries. Now the third properties का जो relations है, which is it cannot be distributions of the phase. अगर इसके अंदर मैं एक बात करूँ कि सपोज डिसलोकेशंस मिंट वॉस के पूरा आपके पास डॉट 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 के वाला स्ट्रक्चर है, राइट। अब उसमें से एक जो प्लेन होता है वो शिफ्ट हो जाएगा, डिसलोकेट हो जाएगा, उसकी जगह से जो है वो डिसलोकेट होके आगे चला जाएगा, राइट। तो फिर वहाँ पे क्या होगा कि वो जो पूरा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स है वो वीक हो जाएगा, एक पूरा प्लेन जो है वो खिसक जाएगा, तो उसकी वजह से जो है वो पूरा स्ट्रक्चर जो है वो वीकन हो जाता है। दिस इज द इफेक्ट ऑफ द properties. Due to the changes in the properties, there is a effects on the materials. So the next things which is about the properties, आप एक चीज़ समझ लीजिए कि इसका बेसिकली एलाबरेशंस कैसे होता है। एक आपके पास एटम्स हैं, एटम्स में से क्या चीज़ बनती है, क्रिस्टल्स बनते हैं। क्रिस्टल जो है वो जो एटम्स में से बेसिकली स्ट्रक्चर्स बनते हैं, और स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, तो वो जो है वो स्ट्रक्चर जो है उसके पास दो प्रॉपर्टीज़ रहते हैं, क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टीज़ और द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। अब स्ट्रक्चर में से माइक्रो स्ट्रक्चर डेवलप होता है, और माइक्रो स्ट्रक्चर्स में से जो है वो थर्मोमेकेनिकल जो है वो ट्रीटमेंट अगर हम लोग करें उसके ऊपर, तो माइक्रो स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो सकते हैं। या तो आप थर्मल प्रोसेस करिए, या तो आप कोल्ड और हॉट मैकेनिकल प्रोसेस करेंगे, तो फिर उसके माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज होते हैं। अब माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज होने के पीछे बेसिक रीज़न क्या है, एक तो के फेजेस, और सेकंड विच इज़ द डिफेक्ट। अब फेजेस के अंदर आप देखिए तो फेजेस के अंदर जो है वो स्ट्रक्चर बेस्ड होते हैं और प्रॉपर्टीज बेस्ड। स्ट्रक्चर बेस के अंदर क्रिस्टलाइन, क्वासी क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस, और प्रॉपर्टीज़ के अंदर फेरोमैग्नेटिक, फेरोइलेक्ट्रिक एंड सुपर कंडक्टिंग। डिफेक्ट के अंदर वैकेंसीज, डिसलोकेशन, ट्विन्स, stacking folds, grain boundaries, voids and crack. These types of the defects are happens in the crystals. तो उसकी वजह से जो है वो माइक्रो स्ट्रक्चर में से कंपोनेंट बनेगा, और कंपोनेंट में से कंपोनेंट के ऊपर जो है वो कास्टिंग, वेल्डिंग, फोमिंग, पाउडर प्रोसेसिंग, मशीनिंग, ऐसी प्रोसेस जो है वो की जाती है टू अवॉइड दी स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशंस एंड द गुड सरफेस फिनिश आर टू बी हैपन्स ऑन दी प्रोडक्ट, राइट। अब ये चीज़ जो है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंस बन जाती है कि पूरा इसका डिस्ट्रीब्यूशंस जो है वो कैसे हुआ है, राइट। माइक्रो स्ट्रक्चर्स जो है वो दो चीज़ का बना है, फेजेस प्लस डिफेक्ट्स। अगर प्रॉपरली कोई क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हो पाता है, राइट, वहाँ पे वैकेंसीज बन जाती है, डिसलोकेशंस होता है, ट्विनिंग, यानी एक पूरा जो आपका प्लेन है, राइट, क्रिस्टलाइन प्लेन है, वो ट्विन हो जाएगा, राइट। आप जैसे ही कोई थर्मल और मैकेनिकल प्रोसेस जो है वो माइक्रो स्ट्रक्चर के ऊपर ढंग से नहीं करेंगे, तो फिर वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ हमें डिस्कस करनी है, दैट इज़ दी 3 एटम्स के अंदर जो है वो अगर मैं बात करूँ तो
बेसिक स्टेट्स और वेलोसिटीज़. अब एटम्स जो है बेसिकली थ्री फॉर्म ऑफ सॉइल्स के साथ है, विच इज़ द गैस, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, राइट, और द लिक्विड क्रिस्टल्स. अगर मैं सॉलिड की बात करूँ तो सॉलिड के अंदर स्ट्रक्चर्स बनते हैं, और स्ट्रक्चर्स जो है वो बेसिकली एमोर्फस स्ट्रक्चर्स हो सकता है, क्वासी क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हो सकता है, या फिर क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हो सकता है, और दैट इज़ अ रेशनल अप्रोक्सीमेशंस. अब एमोर्फिस जो है और क्वासी क्रिस्टल्स है, उसमें से नैनो क्रिस्टलाइंस बनते हैं, और एमोर्फस और क्रिस्टल्स जो है उसमें से नैनो क्रिस्टल्स बनते हैं, राइट. ये चीज़ जो है वो यहाँ पे देखी जा सकती है. अब इसको थोड़ा आगे और डिस्कस करें तो इसको कैसे डिस्कस कर सकते हैं कि क्रिस्टल्स और प्रॉपर्टीज़ है वो इस दो रिलेशंस के साथ है. दैट इज द सिमेट्रीज ऑफ एनी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रिस्टल हैज़ एटलीस्ट द सिमेट्री ऑफ द क्रिस्टल्स. एक क्रिस्टल्स के अंदर एक सिमेट्रीज होनी चाहिए. द क्रिस्टल्स आर एनीट्रॉपिक with respect to most properties. The crystals are anitropic with respect to most properties. The growth shape of well growth crystals has the internal symmetry of the crystals. A polycrystalline materials or aggregates of the crystals may have isentropic properties. Now, what is isentropic? Due to the averaging of may randomly oriented grains, the properties of crystals can be drastically altered in the presence of the defect, which is as A, starting with the crystal defects. Now, what is the diffusion process in the solids? So, we can try to understand about the diffusion process. The diffusion in relative flow of one materials into another materials. Mass flow process by which the species change their positions relative to their neighbor. This is called as a diffusion. यानी एक एटम्स का दूसरे एटम्स के साथ मर्ज हो जाना. The mass flow process by which the species change their position. एक जो एटम्स है उसका पोजिशन जो है वो चेंज करेगा, which is relative to their neighbors. The diffusion of the species occur from a region of the high concentrations to the low concentrations usually. More accurately, the diffusion is occur down to chemical potentials gradients to comprehend many materials related phenomena. One must understand diffusions. The focus of the current chapter is a solid state diffusion in the crystalline materials. So in the current context, the diffusion should be differentiated with the flow, right. The role of the diffusion जो है वो किस तरीके से रिलेट कर सकता है, राइट. डिफ्यूजन मैं आपको एक आसान लैंग्वेज के अंदर बताऊँ ना तो डिफ्यूजन चीज़ क्या है, एक एटम का दूसरे एटम के साथ मर्ज हो जाना, उसके अंदर डिफ्यूज हो जाना, right. That process which is called as the diffusion process. The role of diffusions in the oxidations of the metals, sintering, aging, and the creep, which is the many mechanisms of the metals. So यहाँ पे आप the role of the diffusions देखिए तो इसके काफ़ी सारे रोल है. ऑक्सीडेशंस करना मेटल के अंदर, सिंटरिंग करना, doping which is work as the semiconductors, then the carburizing of the steel, which is carburizing is one type of the heat treatment process. Then the aging precipitates होते हैं उसका aging करना, एंड क्रिप विच इज़ ए मैनी मैकेनिज्म. एंड इसके साथ साथ जो है वो डिफ्यूजन है वो मटेरियल जॉइनिंग के अंदर डिफ्यूजन बॉन्डिंग्स रहता है, राइट. हम एक सपोज आप सब ने फेविक्विक तो यूज़ की होगी, राइट. वो जो है वो एक तरीके से हम लोग उसको डिफ्यूजन बॉन्डिंग बोलते हैं. एक एटम्स जो है वो दूसरे एटम्स के साथ डिफ्यूज होने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पे बॉन्डिंग क्रिएट होता है, विच इज़ वन टाइप ऑफ द लिक्विड स्टेट बॉन्डिंग, राइट. लिक्विड स्टेट डिफ्यूजन प्रोसेस. एक एटम्स जो है वो आपका दूसरे एटम्स के साथ वहाँ पे
मर्ज हुआ है. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशंस ऑफ द क्रिस्टलाइजेशंस? क्रिस्टलाइजेशंस किसको बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस अरेंजमेंट्स ऑफ द पार्टिकल्स इनटू ए रिपीटेटिव ऑर्डर्स. राइट, एक के बाद जो है वो एक तरीके से एक साथ एक रिपीटेटिव पैटर्न्स के अंदर, रेगुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न्स के अंदर एक स्पॉन्टेनियस अरेंजमेंट हो जाना पार्टिकल्स के, क्रिस्टल पार्टिकल्स के, उसको जो है हम लोग क्रिस्टलाइजेशंस बोलते हैं. और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक रिपीटेटिव ऑर्डर्स के अंदर, जैसे 10 एटम्स के साथ और 10 एटम, फिर उसके बाद 10 एटम एक साइज के, राइट, उस प्रोसेस को हम लोग जो है वो क्रिस्टलाइजेशंस बोलते हैं. अब क्रिस्टलाइजेशंस के बेसिक 3 मैकेनिज्म हैं: सुपर सैचुरेशंस, न्यूक्लिएशंस एंड क्रिस्टल ग्रोथ. अब सुपर सैचुरेशंस किसको बोलते हैं? ए सुपर सैचुरेशंस कैन बी अचीव्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स. सॉरी, सुपर सैचुरेशंस जो है वो 3 मेथड से जो है वो हमें मिल सकता है. द फर्स्ट विच इज़ दी इवापोरेशंस ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम द सॉल्यूशंस. सॉल्यूशंस के अंदर से जो है वो, जैसे दूध के अंदर शक्कर का मिल जाना, तो दूध विच इज़ दी, दूध जो है वो सॉल्यूशन है और शक्कर जो है वो हमारा सॉल्वेंट है. अगर शक्कर को दूध में से निकाल ले, उसको इवापोरेट कर ले, राइट, उसको उड़ा दे वहाँ से, दैट प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज ए सुपर सैचुरेशन प्रोसेस. द कूलिंग ऑफ द सैचुरेटेड लिक्विड्स. एंड थर्ड विच इज द additional of the substance which is more soluble in the solvent than the solid to be crystalline. आप ये भी कर सकते हैं, कोई एडिशनल एक सब्सटेंस वहाँ पे ऐड कर दीजिए जो बेसिकली जो है वो ज़्यादा सॉल्युबल है सॉल्वेंट के अंदर देन दी सॉलिड टू बी क्रिस्टलाइन, विच इज़ प्रोसेस विच इज़ नोन एज ए सुपर सैचुरेशन. नेक्स्ट विच इज़ दी न्यूक्लिएशंस. The birth of very small bodies of molecules are called as a nucleations. एक छोटे बॉडी के अंदर एक मॉलिक्यूल्स का अगर वहाँ पे जन्म होता है तो उसको न्यूक्लिएशंस बोलते हैं. सम क्लस्टर्स मे बिकम सो बिग दे मे अरेंज themselves in lattice arrangement. These bodies of aggregates are called embryo. Embryos are unstable and they may break into clusters again. These stable structures together to form as a nuclei, that is the center of the nucleations, which is called as a nuclei. The nucleations, which is the two types, which is the primary nucleations and the secondary nucleations. The primary nucleations, which is further divided into the two types, which is the homogeneous, which is the spontaneous, एंड हेट्रोजीनियस विच इज इंक्लूड्स बाय दी फॉरेन पार्टिकल्स. उसके अंदर बाहर के पार्टिकल्स होते हैं, उसको हेट्रोजीनियस हम लोग बोलते हैं. देयर इज अ स्टेज ऑफ द न्यूक्लिएशंस. आप देख लीजिए, एक छोटा सा क्लस्टर है, क्लस्टर के साथ कॉम्बिनेशंस होता है एम्ब्रायो का, और एम्ब्रायो दोनों मिलके जो है वो एक क्रिस्टल्स बनाते हैं, राइट, विच इज कॉल्ड एज ए न्यूक्लिएशन प्रोसेस. नाउ द थर्ड स्टेज ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन विच इज द ग्रोथ, crystal growth. Every crystal is surrounded by a layer of liquid. सारे क्रिस्टल्स जो है उसके आजू बाजू जो है वो एक लेयर ऑफ लिक्विड्स होता है. उसको जो है हम लोग स्टैग्नेंट लेयर उसको बोलते हैं, उसको स्टैग्नेंट लेयर जो है वो बोला जाता है. वंस द क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड, राइट, जैसे वो क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाता है, द न्यूक्लियर फॉर्मेशंस इज स्टॉप्स एंड द क्रिस्टल ग्रोथ इज बिगिन. From the bulk solution, a solute particle is diffused through this stagnant layer and then reach to the surface of the crystals. These particles then organize themselves in the crystal lattice. This phenomenon is continuous at the surface at the slow rate which is called as a crystal growth. तो आज जो है इस लेक्चर्स के अंदर हमने ये चीज़ जो है वो डिस्कस करने की कोशिश की है. सबसे पहले हमने पोलीमॉर्फिज्म्स और इसके बाद जो है वो हमने एलोट्रोपी डिस्कस किया. उसके बाद स्ट्रक्चर्स को डेवलप अंडरस्टैंड करने की कोशिश की. उसके बाद क्रिस्टलाइजेशंस को
समझने की कोशिश की, उसके बाद डिफ्यूजन बॉन्डिंग्स को समझने की कोशिश की। ये जो पॉइंट्स जो है वो हमने आज के लेक्चर्स के अंदर कवर करने की कोशिश की है। आप ये लेक्चर आराम से एक बार दो बार सुनिएगा, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन्स है, कोई डाउट्स है, कोई क्वेरीज है, तो आप मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं, राइट। ये वीडियो देखने के बाद आपका अपना एनरोलमेंट नंबर जो है वो वहाँ पे आपको कमेंट सेक्शंस के अंदर लिखना है, विच इज़ काउंटेड एज ए ऑनलाइन अटेंडेंस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।